दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लास। जी हाँ, इकोनॉमिक्स में आपको बड़ा ही मजा आ रहा होगा दोस्तों इस समय, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा चल रहा है जहां आपको मजा ही मजा आने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे। वैसे मेरा आज का टॉपिक था मुद्रा के कार्य, ठीक है, लेकिन मैंने टॉपिक थोड़ा सा बदल दिया। मुद्रा के कार्य के साथ और भी बहुत सारे टॉपिक है जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे मजेदार बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल उठता है कि सर ये जो सिक्के होते हैं, ये जो नोट होते हैं, ये कहां बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, कभी जानने का मन होता होगा। देखिए ये प्रश्न हमारी परीक्षा में बिल्कुल नहीं आते, कभी कभार स्टैटिक जीके के तौर पर एक आध दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आते हैं। लेकिन उत्सुकतावश लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या इतिहास रहा है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्के कहां बनते हैं, ये पढ़ने वाले हैं नोट कैसे छपते हैं, उनका पूरा प्रोसेस क्या है वो भी पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत सारे, जैसे मुद्रा के प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मनी, उसमें कुछ मुझे नए टाइप्स मिले तो मैंने कहा यार इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। जैसे सुलभ मुद्रा हो गया, दुर्लभ मुद्रा हो गया, न्यास मुद्रा हो गया, हॉट मनी हो गया, ठीक है, क्वेश्चन मुद्रा हो गया, इन सभी के बारे में भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट में मुद्रा के कार्य पढ़ाऊंगा कि यार मनी का कार्य क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, प्राइमरी वर्क है, सेकेंडरी वर्क है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मनी के कार्य पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक्स की क्लास को। मैंने कहा था इकोनॉमिक्स में आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आपको मजा ही आ जाने वाला है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है वो जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें या वेबसाइट वाले प्रोग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि यहां से उन्हें पढ़ने के लिए अथाह मटेरियल मिल जाएगा। बहुत कुछ आपके लिए तैयार किया गया है, आप आकर के जुड़ करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कहानी शुरू किया जाए, मजेदार कहानी। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिक्के कहां बनते हैं। ठीक है, सिक्कों की ढलाई कहां पर होती है। दोस्तों सिक्के जहां उस स्थान को टकसाल नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं? टकसाल। भारत में इस तरह की चार टकसालें हैं। कितनी टकसालें हैं भारत में? 4 टकसालें हैं। सर आपके कहने का मतलब है कि भारत में जो सिक्के बनते हैं वो 4 जगह बनते हैं? हाँ भाई हाँ, 4 जगह सिक्के बनाए जाते हैं। कौन कौन से जगह है सर वो? एक तो कलकत्ता है, सबसे पुराना टकसाल, मुंबई है, ठीक है, और बाकी हैदराबाद है, और बाद में आकर के आपका जो टकसाल बना वो नोएडा में बना। नासिक नहीं, नासिक जो आप नाम सुनते हैं वो नोट से संबंधित है। ठीक है, वहां कारखाना जो नोट से संबंधित है। मैं सिक्के की बात कर रहा हूं। तो कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद करिएगा, मद्रास ना बोल के हैदराबाद बोलिएगा, गलती आपको नहीं करना है। और चौथा क्या है? नोएडा है। क्या है? नोएडा। ये वह 4 स्थान है दोस्तों जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। दोस्तों आपको पता है सिक्कों को देख करके आप बता सकते हैं कि ये सिक्के कहां के बने हुए हैं। हर सिक्कों पर सन लिखा होता है, उन सिक्कों को कब ढाला गया है, उस पर ईयर पड़ा होता है। मान लीजिए इस समय 2020 चल रहा है तो सिक्कों पर क्या लिखा होगा? 2020 लिखा होगा, और उसके नीचे कुल 4 तरह की बातें आपको ध्यान देना है। पहला दे रहा है दोस्तों मिंट, दूसरा दे रहा है मार्क। मान लीजिए कोई सिक्का मुंबई से बना हुआ है तो याद रखिए उसके आगे एक बर्फी कट में डिजाइन बना होगा जिसे डायमंड कट का नाम दिया जाता है। डायमंड कट का नाम दिया जाता है, बर्फी के जैसा डिजाइन बना होगा। आप समझ जाना, आप निकाल लो सिक्के ना, कल मैंने आपसे कहा था आप निकालो सिक्के देखो, ठीक है। तो याद रखिए बर्फी के जैसा डिजाइन बना होता है, आप समझ जाइए सिक्का कहां का बना हुआ है? मुंबई का बना हुआ है। अगर कोई सिक्का कोलकाता का बना हुआ है तो याद रखिए उसके नीचे कोई भी मार्क अवेलेबल नहीं है, मतलब सन के नीचे आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई मार्का नहीं बना हुआ, ब्लैंक छूटा हुआ है, इसका मतलब वो कलकत्ता के बने हुए जो सिक्के हैं वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां लिख रहा है नो मार्क। ठीक है, तीसरा दे रहा है दोस्तों कि अगर नोएडा का बना हुआ सिक्का है तो वहां डॉट होगा, सिर्फ क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट बना होगा डॉट। ठीक है, ऐसा डॉट लगा अगर सिक्के में सन के ठीक नीचे। आप सिक्के निकालो, अरे आप कोई भी सिक्के निकालो, नए पुराने कोई भी सिक्के निकाल लो, हर सिक्के पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नोएडा का बना हुआ है। और हैदराबाद वाले सिक्कों पर क्या बना होता है? स्टार बना होता है। क्या होता है? स्टार। तो एक बार आप सभी सिक्के निकालिए, जिनके पास सिक्के ना हो परेशान मत होइए, मैं आपको सिक्के दिखा देता हूं। ठीक है, अभी दिखा देता हूं, थोड़ा समय दीजिए। आगे बात आता है दोस्तों कि निशान से
पता चलता है कि सिक्का कहां पर ढला हुआ है। ठीक है, लिख रहा है हर सिक्के पर एक निशान छपा होता है जिसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि यह किस मिंट का बना हुआ है। सपोज करिए अगर मान लीजिए कहीं पर स्टार बना हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो सिक्का हैदराबाद का बना हुआ है। कहां का, हैदराबाद का बना हुआ है। कहीं पर डॉट बना हुआ है तो उसका मतलब क्या है, वो नोएडा का बना हुआ है। कहीं पर जो है डायमंड कट बना हुआ तो कहां का है, मुंबई का बना हुआ है। कहीं पर अगर कुछ सैंपल नहीं है तो कहां का बना हुआ, कलकत्ता। ये चार ही जगह है, कोई पांचवा स्थान नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला लिख रहा है यदि सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड का टूटा नजर आता है तो ये क्या है दोस्तों, ये हैदराबाद मिंट का चिन्ह है। ठीक है, आगे लिख रहा है नोएडा मिंट के सिक्कों पर जहां छपाई का वर्ष अंकित होता है उसके नीचे एक छोटा सा डॉट होता है। पहले 50 पैसे के सिक्के पर इस डॉट को बनाया गया था। 1986 में इन सिक्कों पर यह मार्क अंकित किया जाना क्या हुआ, स्टार्ट किया गया। 1986 से काम जो है शुरू हो गया। ठीक है, इसके अलावा मुंबई और कोलकाता में भी मिंट अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया। अब एक बार सिक्के में आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअल में सिक्के के पास जो मार्क है वो दिखते कैसे हैं। देखिए ₹1 का सिक्का यहां 1989 लिखा हुआ है, 1989, और इसको जूम करने पर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसके नीचे देखिए क्या बना हुआ है, डॉट बना हुआ है। और अभी अभी आपको बताया गया कि इस तरह के डॉटेड बन सकते हैं। देखिए यहां पे जो सिक्का है इसके नीचे आपको कोई भी आपको चिन्ह नजर नहीं आ रहा होगा। यहां पर 2002 लिखा है, कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम इसकी बात कर दे दोस्तों, देखिए यहां 1999 लिखा है और इसके नीचे एक डायमंड कट आपको नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, डायमंड कट। उसी तरह से यहां वाले सिक्के पर आपको एक स्टार भी नजर आ रहा होगा, दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इस वाले इमेज को यहां बड़ा कर दिया गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, कुल मिला के चार बातें ही हैं। कुछ नहीं बना तो कलकत्ता है, स्टार बना है, बढ़िया स्टार बना है तो हैदराबाद है, डायमंड कट बना हुआ है तो क्या पर है, मुंबई है, और अगर डॉट लगा हुआ है तो नोएडा है। आज के बाद भूलिएगा मत, क्योंकि शायद आपको यह इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता है। मैं इकोनॉमिक्स में सारी चीजें क्यों पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक बोरिंग विषय है, ऐसा आप मानते हो, मैं मानता हूं इकोनॉमिक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय। इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विषय आज के जमाने में आर्ट एंड कल्चर हो गया, इससे बढ़िया आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपकी आज के जीवन से जुड़ा है। आप जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको पिछली घटनाएं बताई जाएंगी, आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपको देश विदेश की जानकारी होगी, और जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हो तो आपको धन के बारे में जानकारी होती है, आपको बहुत सारे तथ्यों के बारे में जानकारी होती है जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मुझे इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग बनाते हुए आपको पहले इकोनॉमिक्स से जोड़ना है, पहले रिश्ता बन जाए, आपका एक रिश्ता बन जाए, क्योंकि जब तक रिश्ता नहीं बनता है तब तक तो आप शुरू ही नहीं करते विषय को। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, नोट से संबंधित कुछ तथ्यों को बताता हूं मैं। नोट से संबंधित लिख रहा है कि फिलहाल देश में नोट छपाई का काम कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आरबीआई जो है, जो भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, उसका काम है नोट की छपाई करना, और सिक्कों की ढलाई करना ये किसका काम है, ये भारत सरकार का काम है। तो दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, लिख रहा है देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस है और 4 सिक्के ढालने के टकसाल बने हुए हैं। चारों टकसाल के बारे में आपको बता दिया गया, और 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां पर नोट को प्रिंट किया जाता है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है यह काम यहां पर होता है। कह रहा 1861 में छपा था भारत में सबसे पहला वाटर मार्क वाला नोट। ठीक है, जैसे अभी आप गांधी जी की प्रतिमा देखते हैं दोस्तों, उसमें गांधी जी आपको सामान्य तौर पे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे आप लाइट के सामने जाके देखते हो आपको लगता है कि उसमें गांधी जी का कोई चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों पहले, इसके पहले अगर बहुत पहले की बात करें, बहुत पहले नहीं, 20-25 साल पहले जो नोट थे उसमें अशोक स्तंभ भी देखने को मिलता था। ठीक है, अशोक स्तंभ देखने को मिलता था। तो ये वाटर मार्क वाले जो इमेज है दोस्तों, ये 1861 में बनने हुए शुरू हुए थे। ठीक है, करा इस समय भारत में 4200 से ज्यादा चेस्ट अवेलेबल है। चेस्ट क्या होता है दोस्तों, एक तरह से तिजोरी होता है जहां पर आरबीआई अपने पैसे सेफ्टी के साथ रखती है, वो तिजोरी होता है जिसकी संख्या 4200 से ज्यादा है। लगभग 40% जो खर्चा आता है वो सिर्फ कागज और स्याही पे खर्चा आ जाता है, यानी टोटल इसको बनाने की लागत आ जाती है। ठीक है,
है 40%। कह रहा कि पहले सोने के भंडार के आधार पर नोटों की छपाई की जाती थी, लेकिन अब व्यवस्था ये क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब सोने का भंडार नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यार नोटों की संख्या तो बढ़ाना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लोग, अगर आप बताइए पूरे देश में आज 1000 ही नोट होते हैं और 10,000 लोग हो जाते तो नोट कैसे सबके बीच में जाता, जा ही नहीं पाता। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नोटों की संख्या बढ़ाना यह आवश्यक हो गया है। आप समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? आप समझो, मान लो हमारे देश की जनसंख्या केवल 10,000 है, ठीक है, और सरकार ने एक रुपए के नोट जारी कर दिए 2000, तो 2000 नोट मार्केट में दौड़ेंगे। 8000 लोगों के पास तो नोट ही नहीं होगा भाई। 2000 नोट हैं तो 2000 लोग ही तो रख सकते हैं अधिकतम, तो बाकी के 8000 के पास नोट नहीं होगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार को नोटों का निर्गमन करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना भाई जनसंख्या तो इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो सरकार क्या करे, अपने मशीन को चालू कर दे, 24 घंटा प्रिंट निकल रहा है, क्या करे, यही कर दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता सर, तो क्या हो सकता है? जो हो सकता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि सोने का रिजर्व रखा जाता था और उसके बदले में नोट की छपाई की जाती थी, लेकिन फिर हुआ यार कि कितना रिजर्व रखा जाए, और ये रिजर्व रख के हम करेंगे क्या? तो अब ये व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त कर दी गई है। 1991 के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया। ठीक है, चलिए आइए कुछ और भी चीजें बताता हूं नोट से संबंधित, ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल सके। अभी सिक्के के बारे में तो आप जान सके, नोट के बारे में आप जानिए। लिख रहा विकास दर, यानी जिस ग्रोथ रेट की बात करते हैं। इसके अलावा जो मुद्रास्फीति है, यानी जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, या फिर जो कटे फटे नोटों की संख्या है, ठीक है, जो कहीं पर रंग लग गए हैं या फट गए हैं या फिर जल गए हैं, ऐसे नोट हो गए। और रिजर्व बैंक का जो स्टॉक है, इन सभी जरूरतों के आधार पर रिजर्व बैंक क्या करता है, हर साल छपाई के लिए बैंक को क्या करता है, बैंक नोटों की मात्रा और मूल्य भारत सरकार को बताता है कि भाई भारत में कितने नोटों की आवश्यकता है। ये कौन बताता है? ये सबसे पहले आरबीआई। जैसे अभी आपने कहा ना कि सर कितना नोट छाप दिया जाए, मैंने कहा क्या 24 घंटे के लिए मशीन स्टार्ट कर दिया जाए, दिन भर नोट छाप दिया जाए, सब लोग अमीर हो जाए, सारी गरीबी भारत की एक ही दिन में समाप्त हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आरबीआई सर्वे करती है, उस सर्वे में देखती है कि हमें भारत के ग्रोथ के लिए कितने नोटों की आवश्यकता है, हमें इस मुद्रास्फीति महंगाई को मेंटेन करने के लिए कितने नोटों की आवश्यकता है, जो कटे फटे नोटों की संख्या है, इनको अगर एक्सचेंज किया जाता है तो कितने नोटों की और जरूरत होगी। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक का जो स्टॉक है, उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हर साल कितने नोटों की आवश्यकता होगी, कितने नोटों की आवश्यकता होगी, यह भी डिसाइड करना आरबीआई का काम है। और उसका मूल्य कितना होगा। भाई मान लो आरबीआई ने कह दिया भाई 10,000 नोट चाहिए, क्या चाहिए, 10,000 नोट चाहिए, 10,000 रुपए की जरूरत है। अब या तो तुम 2000 का 5 नोट बना लो, ठीक है, 2000 का 5 नोट बना लो, या 1000 का 10 नोट बना लो, ठीक है, या फिर क्या करो 500 का क्या करो 20 नोट बना लो, या फिर 100 का क्या करो ऐसे बना लो आप। ठीक है, ऐसे बना लो। तो ऐसे में आपको क्या समझ में आएगा, यहां पे आप ध्यान दीजिए, या तो आप 100 नोट यहां पे कर लो, ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। तो यहां पर दोस्तों जो ये आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, ये मूल्य वर्ग भी निर्धारित करना किसका काम होता है, आरबीआई का काम होता है। समझ में आ रहा है ना? अरे यार, अगर स्टडी 91 पर आपने नहीं समझा तो क्या समझा। स्टडी 91 पर दोस्तों हर एक विषय को पढ़ाया गया है। जो भी विषय आपको पढ़ना है, ऐसे ही डिटेल से आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जुड़िए, आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए, वेबसाइट से जुड़िए, हर जगह आपको क्लासेस मिल जाएगा। मैं एप्लीकेशन वेबसाइट की बात क्यों करता हूं, क्योंकि वहां पर आपके लिए टेस्ट भी अवेलेबल कराया गया, फ्री ऑफ कास्ट, एक भी रुपए आपको नहीं देना है, आप मुफ्त में अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला बता रहा है कि यह करेंसी, अच्छा जब ये बता देती है सरकार को, तो सरकार अब आगे काम सोचेगी। ठीक है, अब देखिए यहां लिख रहा है कि यह करेंसी किस पर बनता है दोस्तों, तो यह कॉटन और कॉटन रग एक होता है, इन दोनों को मिला करके एक लुगदी तैयार किया जाता है, उससे इस करेंसी पेपर का निर्माण किया जाता है। कर कुछ जरूरत की कागज को होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ठीक है,
तो यहां पर एक सिक्योरिटी पेपर मिल है, वहां पर रिजर्व बैंक को प्रोवाइड किया जाता है और यह कागज जो सिक्योरिटी वाले हैं ये जर्मनी जैसे बड़े देशों से क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। हम खरीदते हैं कागज को, ये कागज हमारे देश में नहीं होता है, ये जर्मनी, जापान, ब्रिटेन आदि से कागज खरीदते हैं और सरकार क्या करती है, उस पर एक और क्राइटेरिया लगाती है कि इस टाइप के जो नोट हैं ये सिर्फ आप हमें ही दोगे, इसको आप किसी और देश को डिलीवर्ड नहीं करोगे। कुछ समय पहले तक जिस तरह का नोट भारत में आता था उसी तरह का नोट पाकिस्तान भी खरीदता था, खाली उनकी डिजाइन अलग होती थी, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने इस चीज की मनाही कर दिया, नियम बना दिया कि नहीं, जो नोट हमारे लिए हैं वो हमारे लिए रहेंगे, जो नोट उनके लिए बनाइए वो उसका आप अलग श्रृंखला रखिए, अलग तरीका रखिए, ठीक है। तो ये नोट आयात किया जाता है। लेकिन अब फिलहाल सबसे ज्यादा नोट का आयात कहां से किया जाता है, इस पेपर का, नोट नहीं, इस पेपर का आयात कहां से किया जाता है, तो जर्मनी से किया जाता है, जिसे अन्य किसी देश को देने की मनाही है। पहले यही कागज पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होता था, और जो पेपर था उस पेपर का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी होता था, लेकिन अब नहीं होता है। जब दोस्तों इधर आरबीआई ने भेज दिया था, अब सरकार भी क्या होती है, संख्या डिसाइड कर लेती है, तय कर लेती है कि हाँ कितने मूल्य वर्ग का नोट आना है, हम जो है तैयार हैं। तो लिख रहा है संख्या तय होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से बैंक नोटों का क्या करती है, डिजाइन तैयार करती है कि भाई नोट की डिजाइन कैसी होगी, ठीक है। अब देखिए इधर भी जो है जैसे मोदी सरकार बनी, ठीक है, तब से बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। जो 1000 और 500 के नोट थे उनको बंद कर दिया गया, उसकी जगह पर नए नए नोटों का निर्गमन किया गया। 2000 के नोट को नया डिजाइन किया गया, 500 के नोट का नया डिजाइन आ गया, 1000 का भी नोट आने वाला है मार्केट में, 100 का नोट आ गया, 50 का, 20 का, 10 का, ये सब नए नोट की श्रृंखला जारी कर दी गई। जो पुराने थे उनके जगह पर अब नए प्रकार के नोटों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, बनाया जा रहा है। तो ये नोटों का डिजाइन जो है ये आरबीआई बनाकर फिर किसको देती है, भारत सरकार को देती है कि भैया डिजाइन आप अप्रूव कर लो, तो फिर हम लोग इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है अब बात आती है छपाई की, कि जब नोटों की छपाई होगी तो उसमें किस तरह के स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। लिख रहा है छपाई की स्याही ये कहां पर तैयार होती है, ये देवास में। तो परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है, अगर पूछता है सिक्योरिटी पेपर मिल से संबंधित है, भाई नोट का जो सिक्योरिटी पेपर आता है ये कहां पर तैयार होता है, तो होशंगाबाद में तैयार होता है। स्याही कहां पर तैयार होती है, तो ये देवास में तैयार होती है, ठीक है। स्याही कहां पर, एक सेकंड, स्याही कहां पर होता है दोस्तों, तो देवास में होता है। और जो छापे खाने को भेजी जाती है, नोट पर जो उभरी हुई स्याही होती है, आजकल आप देखिए कभी हाथ लगाकर तो आपको लगेगा कुछ जगह ऐसी स्याहियां लगी हैं जो उभरी हुई हैं, नोट से थोड़ा सा उभर करके आ रही हैं, तो ऐसी जो स्याही होती है उसको सिक्किम में भेजा जाता है। सिक्किम में, याद रखिए सिक्किम में स्थित स्विस फर्म है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सिक्पा, ठीक है, वहां पर यह बनाया जाता है। तो यह भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन होशंगाबाद वाला प्रश्न हो गया, देवास का हो गया, और सिक्पा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है कागज और स्याही मिलने के बाद, जब कागज आ गया और स्याही आ गया तो इसको मिलने के बाद जो डिजाइन है, इस डिजाइन को नासिक भेजा जाता है। नासिक में भी प्रिंटिंग प्रेस है, देवास में भी एक प्रिंटिंग प्रेस है, जहां स्याही बनता है उसके पास में भी एक है, और मैसूर में है, और सालबोनी एक जगह है। इन 4 जगह पर सरकारी प्रेस है जहां पर छपाई के काम किए जाते हैं। जिस तरह से सिक्कों के लिए टकसाल था उसी तरह से यहां भी है, ठीक है। तो याद रखिए एक तो नासिक है, देवास है, 2 तो आप जानते हैं, मैसूर और सालबोनी भी याद रखिए जहां पर नोटों की छपाई की जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बता रहा है, कह रहा है जो सीट होता है, जैसे अगर आपने किताबों को छपा हुआ देखा हो, विजिटिंग कार्ड को छपा हुआ देखा, तो आपने देखा होगा एक बड़ी सी सीट होती है, उस पर कई संख्या में जो है एक साथ छपाई होती है, बाद में उसकी कटिंग किया जाता है। ऐसे ही नोट के साथ होता है। कह रहा है सीट पर छपे नोटों पर नंबर डाले जाते हैं, फिर नोटों को काटने के बाद एक एक नोट की जांच की जाती है, फिर इन्हें पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद ये जो बंडल होता है ये विशेष सुरक्षा में ट्रेन से भारतीय रिजर्व बैंक के जो 19 निर्गम कार्यालय हैं, ठीक है, वहां पर भेज दिया जाता है। इस कार्यालय में जाकर के जहां करेंसी चेस्ट बना के रखा है इन लोगों ने अलग अलग जगह पर, ठीक है, कुल 4200 करेंसी चेस्ट हैं इस समय भारत में, जहां पर तिजोरी आप इसको कर सकते हैं, जहां पर ये सारे पैसे रखे जाते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है कि चेस्टों से सरकारी और निजी बैंक और उनके एटीएम द्वारा, अच्छा देखिए चेस्ट से क्या होता है, ये नोट कहां पहुंचते हैं, बैंक में पहुंचते हैं, और बैंक के लॉकर से नोट कहां पहुंच जाते हैं, सीधे
सीधे पहुंच जाते हैं ये एटीएम में, और एटीएम में आप पहुंचते हो और फिर क्या करते हो, आप इस नोट को बाहर कर लेते हो। अब इस नोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से नोटों की छपाई होकर के नोट मार्केट में चली आ जाती है। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए मजेदार विषय है, लेकिन मजा दिलाने वाला भी तो होना चाहिए भाई। इकोनॉमिक्स जैसे इतने खतरनाक विषय को अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो बहुत मजा आएगा। मैंने आपसे कहा ना, आप हमारे साथ बने रहो। इकोनॉमिक्स की सीरीज देखिएगा, अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे कुछ पुराने वीडियोज होंगे, वहां से न देख करके आप सीरियल नंबर से देखिएगा, 1 2 3 4 जहां से लिखा होगा आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हमारी पीछे की टॉपिक छूटी हुई थी उसके बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मनी के बारे में, बहुत सारी मनी के बारे में बता दिया। यहां पे कुछ नए प्रकार है, कुछ अन्य प्रकार है जिसके बारे में आपसे परीक्षा में आजकल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एक दुर्लभ है, दूसरा सुलभ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दुर्लभ यानी जो हार्ड करेंसी है, सुलभ यानी जो सॉफ्ट करेंसी, नाम ही ऐसा पड़ा हुआ है। लिख रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति की तुलना में मांग क्या हो, अधिक हो, यानी जितना नोट हो उससे ज्यादा लोग डिमांड करने वाले हो, तभी तो दुर्लभ होगा। आप बताओ दुर्लभ चीज कैसी होती है? जैसे ये बोतल है हमारे पास पानी का, ठीक है, इसको खरीदने वाले 100 लोग खड़े हैं, तो ये क्या है, दुर्लभ है। ये सामान क्या दुर्लभ है, ठीक है, ले लिए तो पी लेते हैं, ठीक है, ये दुर्लभ हो गया। जो आसानी से अवेलेबल हो क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। चलो तो अब ध्यान दीजिएगा, यानी जो आसानी से अवेलेबल नहीं होता। जैसे अगर मैं अमेरिकी डॉलर की बात कर दूं दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका बहुत डिमांड है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी मुद्रा है जिसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। हर देश चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा रिजर्व किसका हो, डॉलर का हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए भारत सरकार एक रिजर्व मेंटेन करके चलती है, उसको जब विदेशों से सामान खरीदना होगा तो एक डॉलर का भुगतान किया जा सकता है। एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बाद में आपको समझाऊंगा। हर देश क्यों पीछे पड़े रहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डॉलर आ जाए। ठीक है, क्या कहानी है, धीरे धीरे सब इसी चैप्टर में खुलने वाला है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। बहुत मजेदार टॉपिक चल रही है, ठीक है, और ये चैप्टर ऐसा है ना कि जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको मैं इतने प्रेम से पढ़ाऊंगा आपको कि कभी जीवन में एक क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स में आप गलत नहीं करोगे। जिस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, साइंस, ठीक है, इन सभी विषयों में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, वैसे ही इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आगे दे रहा दोस्तों सुलभ मुद्रा यानी सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट मतलब जस्ट उल्टा है, यानी मार्केट में खूब ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। मार्केट में रुपया देखो खूब ज्यादा है और दूसरा देश रुपया लेने को नहीं तैयार है। अरे यार रुपया लेगा क्यों? मान लो जर्मनी है, जापान है, रशिया है और अरब कंट्री ले लो। अब कोई अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर रुपया है तो रुपया ले क्या करेंगे वो बताओ? क्या उनका कोई काम है? नहीं। अगर जितना ख्याति डॉलर को प्राप्त है, अगर उतनी ही ख्याति रुपए को भी प्राप्त हो जाए तो फिर क्या बात, मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, तब तो इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सिंपल सी बात जान जाओ, ये सुलभ मुद्रा कहलाता है। आगे आता है दोस्तों हॉट मनी। क्या होता है हॉट मनी? क्या होता है, एकदम हॉट ना, एकदम हॉट। ठीक है, वैसा जैसा हॉट आप समझ रहे हो, जैसा इमेज आप पे बन रहा है वैसा हॉट ये भी है। लिख रहा है ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, तभी तो हॉट होता है। सब कुछ क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, हॉट तो याद रखिए शीघ्र पलायन करने की शक्ति होती है। जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ये मुद्रा शीघ्र पलायित हो जाती है। आज यहां कल वहां, जहां पैसा देखा वहीं पहुंच गया। सर ये पॉसिबल कैसे है? आपने नाम तो सुना होगा शेयर मार्केट का, आपने नाम सुना होगा ना शेयर मार्केट का। जब टॉपिक आएगा शेयर मार्केट में, आपको शेयर मार्केट भी पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये कमोडिटी मार्केट हो गया, ट्रेडिंग मार्केट हो गया, सब कुछ पढ़ाऊंगा। डीमैट अकाउंट हो गया, कैसे शेयर लगाते हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, सब कुछ चलेगा। ठीक है, अभी आप सुनते जाइए। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहा है दोस्तों कि जो शेयर मार्केट होता है इसमें क्या होता है, लोग अपने पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते रहते हैं, तो ये पैसा क्या कहलाता है, हॉट मनी कहलाता है। इसी तरह से होता है कॉजन मनी। कॉजन मनी में क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज के जमानत के लिए आपने कहीं पर पैसे जमा किए हुए, तो उसे कॉजन मनी का नाम दिया जाता है। कुछ अलग से नहीं है, खाली नाम समझो। करे किसी भी संविदा या दायित्व के लिए, ठीक है, आप कभी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ जमा करना पड़े, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉजन मनी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता होगा कई बार, तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से एक है सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा। ठीक है, सस्ती मुद्रा को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, चीप मनी, और महंगी माने डियर मनी। करा जब सरकार अपने बॉन्ड को उनकी परिपक्वता अवधि, परिपक्वता माने क्या होता है, मैच्योरिटी। देखिए होता क्या, मान लीजिए सरकार ने कोई बॉन्ड निकाला था 10 साल का, अब 10 साल पूरा हो गया, यानी मैच्योर हो गया है। करा है कि अगर
मान लीजिए मैच्योरिटी के पहले ही वापस खरीद लेती है सरकार, ठीक है। तो याद रखें, तो इससे इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के अंदर धन प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसे सस्ती मुद्रा का नाम दिया जाता है। और उसी के अपोजिट में महंगी मुद्रा क्या होती है, जब सरकार बॉन्ड जारी करती है तो उसका मतलब क्या होता है, वहां पर मुद्रा महंगी हो जाती है। लेकिन सर कैसे पॉसिबल है? सुनो एक बात बताता हूं, मान लो आप ही सरकार हो, हाँ सरकार, आप ही हुजूर सरकार हो, सरकार हमें कुछ पैसे चाहिए थे, ठीक है, आप क्या है, सरकार है। ऐसा सरकार बोले, अरे मैं भी सरकार हूं यार, मुझे भी लेके चलो, अकेले मत चलो भाई। सुनो कहानी सुनाता हूं एक सिंपल सी। मान लो हम सभी लोग क्या है, एक सरकार है, ठीक है, और सरकार को पैसे की जरूरत है। सरकार को किसकी जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अब सरकार पैसे कहां से लाए, ठीक है, मान लो अंतरराष्ट्रीय बाजार से उसको ठीक ढंग से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया कि एक बॉन्ड जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया, बॉन्ड। सर बॉन्ड क्या होता है, अच्छा बॉन्ड क्या होता है बता रहा हूं। बॉन्ड मतलब दोस्तों एक पेपर होता है, एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, जिस पर सरकार ने लिखा है आप किसके बारे में, कि आप कितने रुपए का बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड का मूल्य अलग अलग मूल्य वर्ग का होता है बॉन्ड। तो आप जब बॉन्ड खरीद लेते हैं तो उसमें सरकार प्रॉमिस करती है कि हम आपका पैसा आपको समय पे चुका देंगे, और उस पर सरकार आपको ब्याज भी देती। कोई बॉन्ड क्यों खरीदेगा? अगर मान लो सरकार किसी व्यक्ति से कहे भैया 500 रुपए उधार दे दो, तो व्यक्ति 500 रुपए उधार क्यों देगा? जब सरकार कहेगी कि हम 10 साल बाद हम आपको कितना रुपए देंगे, हम आपको 600 रुपए देंगे, कितना देंगे, हम आपको 600 रुपए देंगे, ठीक है, तब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो 500 रुपए लगाने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सरकार क्या करती है, अपना बॉन्ड जारी करती है। जब सरकार बॉन्ड जारी करती है कब, तो आप देखिए जब सरकार के पास धन की कमी होती है। कब, धन की कमी। पता है यही सभी लोग भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। अभी किसी ने पूछा सरकार बॉन्ड क्यों जारी है, आदमी के सर पे लगता है पहाड़ गिर गया। इतना कठिन क्वेश्चन पूछ दिया साहब, पूछ रहे हैं कि बॉन्ड कब जारी, अरे हम कहा जाने कब जारी किया जाता है, अरे इसमें कठिन क्या है, इसमें कठिन क्या है ये तो बताओ। आपको इकोनॉमिक्स से इसीलिए डर लगता है, क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने आपको इकोनॉमिक्स इतने आसान शब्दों में नहीं पढ़ाया। इकोनॉमिक्स में कुछ है ही नहीं। बॉन्ड सरकार क्यों जारी करे, उसको पैसा चाहिए, काम करने के लिए पैसा चाहिए। बॉन्ड जारी कर दिया, पैसा आ गया उसके पास, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए बॉन्ड जारी कर दिया, तो अब यहां पे क्या होता है, मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सरकार के कोष में पैसा आने लगता है। लेकिन याद रखिए कब, जब सरकार के पास धन की कमी होती है तब सरकार ऐसा करती है, और इसी को महंगी मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। क्यों महंगा कहा, महंगा क्यों कहा? अरे 500 लेके 600 देना है, महंगा नहीं है, सस्ता है। महंगा है ना, सरकार के लिए तो महंगा है ना, अरे आम आदमी के लिए तो बढ़िया है यार, 500 दिए थे 600 मिल गया, सरकार के लिए तो महंगा है, इसलिए महंगी मुद्रा कहा गया। सस्ती मुद्रा किसे कहा जाता है, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। सरकार के पास खूब पैसे आ गए थे, सरकार ने कहा भाई साहब से बोला था 10 साल में 600 दूंगा, अभी 5 ही साल बीता है, भाई साहब पैसा आप ही आज ले लो ना, क्या 10 साल का वेट करके बैठे हो, ठीक आज ही ले लो, बचा लो अपना, ठीक है। तो सरकार क्या कहती, उस अवधि के पहले अपना बॉन्ड वापस मंगा लेती है, और तब जो मुद्रा का प्रवाह होता है अर्थव्यवस्था में उसे सस्ती मुद्रा का नाम दिया जाता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों न्यास मुद्रा, ठीक है। न्यास मुद्रा क्या होता है, इसको फिडुशियरी मनी का नाम दिया जाता है। अगर ऐसी मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, किंतु यह विश्वास पर आधारित होती है, इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं, कानूनी वैधता होती है लेकिन कोई एक्सेप्ट करने के लिए जरूर। सपोज करिए आप गए सब्जी लेने, ठीक है, सब्जी वाला बोला से आपने पूछा भैया कितना हुआ, सब्जी वाले ने कहा भाई 600 रुपया हुआ, आपने चेक काटा एक बढ़िया, ये पकड़ो 600 रुपया। सब्जी वाला बोला भैया चेक नहीं लेते, ठीक है, कैश दीजिए आप, ठीक है। आपने कहा कैसे नहीं लेते, क्या ये फर्जी चेक है, ठीक है, नहीं फर्जी नहीं है, लेकिन मैं नहीं लेता चेक, मुझे नहीं लेना है, ठीक है। आपने कहा नहीं लोगे तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हम थाने में चले जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, तुम कैसे जो है चेक लेने के लिए मना कर सकते हो। अरे ऐसा आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि चेक को न्यास मुद्रा कहा गया। न्यास मुद्रा मतलब उसको एक्सेप्ट करना न करना वो भुगतान प्राप्तकर्ता जो है उसकी जिम्मेदारी है। जो रिसीव कर रहा है अगर वो एक्सेप्ट करना चाहेगा तो करेगा, नहीं एक्सेप्ट करना चाहेगा तो नहीं करेगा। आप उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी कानून भी जानते रहिए, किसी को बताएंगे तो सामने वाले को लगेगा यार बच्चे के पास नॉलेज है, पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा, समझ में आ रहा ना, तो ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से दोस्तों तो क्या मान लिया जाएगा, चेक क्या है, एक तरह का फिडुशियरी मनी माना जाता है, कि न्यास मुद्रा माना जाता है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना वो दूसरे का काम है। अब देखिए आपके सामने ऐसे चेक होता है, तो चेक में सबसे साइड में क्या लिखा होता है, यहां बैंक का नाम लिखा होता है और यहां बैंक का डिटेल लिखा होता है, ठीक है।
कभी भी अगर कोई व्यक्ति आपको चेक दे तो आप उसको गलती से मत बोलिएगा भैया आपका एफएससी कोड क्या है, कहेगा एकदम से बुड़बक लड़का है, इसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। अरे बैंक का नाम, बैंक का पता, बैंक कहाँ पे है, उसका लोकेशन, उसका आईएफएससी कोड सब तो यहाँ चेक पे दिया होता है, ठीक है। ठीक है, तीसरे नंबर पे दोस्तों इधर देखेंगे तो डेट लिखा होता है, ठीक है। आप उस पर कोई भी डेट दे सकते हैं। उसके बाद आप किसको पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट को लिखिए और यहाँ पर आपको अमाउंट जो है वो रुपीज में लिखना पड़ता है और यहाँ पर अमाउंट आपको फिगर में लिखना पड़ता है। नीचे हस्ताक्षर होता है, साइन होता है, उसके नीचे आपका नाम भी प्रिंट होकर आपको मिलता है, ठीक है, कि किस व्यक्ति का चेक है। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी दिया होता है कि आपका कौन सा अकाउंट नंबर है, वो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिया होता है, ठीक है। उसके नीचे दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी होती है, मैं आपको उस इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहता हूं। तो चलिए आइए इंफॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बड़ा बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले यहां पर दिया होता है एक अजीब ढंग से नंबर लिखा होता है। हमने कभी जीवन में ऐसा नंबर नहीं देखा। हमने 8 वाट लिखा है, लेकिन आपने कभी ऐसा लिखा है? देखिए यहां पर एक अलग ही बनावट में दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर 8 कुछ अलग ही बनावट में। दोस्तों ये नॉर्मल प्रिंटिंग नहीं होता है, ये एक स्पेशल स्याही से लिखा जाता है जो आमतौर पर आपको बाजार में नहीं मिलती है, ठीक है। तो याद रखिए स्टार्टिंग में जो होता है ये 6 डिजिट का जो नंबर होता है ये चेक नंबर होता है। आपके चेक का नंबर क्या है? ये आपका चेक नंबर होता है। दूसरा जो 9 डिजिट होता है ये माइकर कोड होता है। इसी माइकर कोड को क्या करता है? माइकर नंबर जो माइकर को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये 9 अंकों का कोड होता है, ये इसको रीड करता है, ठीक है। उसके बाद जो अकाउंट आईडी होती है आरबीआई के अनुसार, ठीक है, वो यहां पर लिखा होता है। आपके बैंक के अनुसार भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर आपके ट्रांजैक्शन का लास्ट में कोड लिखा होता है, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन दिया होता है एक चेक के ऊपर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट करते हैं, मुद्रा के कार्य। मुझे देखिए टाइम पास करने की आदत नहीं है। जो लोग लगातार स्टडी 91 से जुड़े हुए उनको पता होगा कि स्टडी 91 पर जुड़ना मतलब जीवन को एक दिशा देने के बराबर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे दे रहा दोस्तों कि मुद्रा के कार्य यानी फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है, यानी मनी का फंक्शन क्या है उसको ध्यान दीजिए। तो 3 तरह के कार्य होते हैं। एक प्राइमरी वर्क होता है जिसको बोलते हैं प्राथमिक कार्य, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा कॉन्टिंजेंट वर्क है जिसको आकस्मिक कार्य भी कहा जाता है। एक चौथा पार्ट भी कुछ लोग बांट देते हैं अदर वर्क में, ठीक है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइमरी फंक्शन में आ जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब विनिमय के साधन के रूप में। भाई मुद्रा का प्रयोग क्यों करते हैं? भाई मुझे मार्कर चाहिए था, मैंने पैसा दिया, मार्कर ले लिया, तो मुद्रा है तभी ना मैंने उसको मुद्रा देकर ले लिया कि उसको ले जाओ बोतल लेने के लिए, भैया बोतल ले लो और ये मार्कर हमको दे दो, तो कभी मुझे मिलेगा मार्कर इसके बदले में? नहीं। मुद्रा ही एक ऐसी चीज है जिसको आप बाजार में दे करके बाजार से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया दोस्तों ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये मुद्रा का प्राइमरी फंक्शन है। भाई इसीलिए मुद्रा को बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को खरीद सके, ठीक है। अगला लिख रहा है कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। भाई किसी ने कहा है मार्कर 20 रुपए का है, ये मार्कर कितने का है? 20 रुपए का है, तो इस मार्कर में जो मेजरमेंट हो रहा है 20 रुपया क्या है? ये मेजर किया गया है, वो मुद्रा को मापा गया है, उसके लिए जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से जब सेकेंडरी वर्क में आएंगे तो लिख रहा है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। विभिन्न तरह के पेमेंट करने के लिए आपको मुद्रा की आवश्यकता पड़ती हो सकता है आपने किसी से ऋण लिया हो, कुछ और करना हो, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप क्या करते हैं? आप धन का संग्रह भी करते हैं। जरूरी नहीं कि जितना मुद्रा है खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। कुछ बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, मुद्रा का संग्रह भी होना चाहिए, तो इसका सेकेंडरी फंक्शन है। तीसरा दे रहा है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कभी कभी आप क्या करते हैं? वैल्यू को ट्रांसफर भी करते हैं, हस्तांतरित भी करते हैं। अच्छा, नोट की खासियत होती है कि नोट या सिक्के जिस व्यक्ति के पास है वही उसका मालिक माना जाता है। ये नोट आज मेरे पास है, इसका मालिक मैं हूं, कल ये नोट आपके पास चला गया, उसका मालिक आप हो गए, यानी इसका मालिक बदलता रहता है। अलादीन का चिराग नहीं है कि हमेशा एक ही व्यक्ति के पास रहेगा, ठीक है। लिख रहा है कॉन्टिंजेंट फंक्शन, क्या है? कॉन्टिंजेंट, ये आकस्मिक कार्य है। लिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
ठीक है। अब देखिए किसी को आपको इनकम देना है, सैलरी देना है, ठीक है, इस तरह के कार्यों के लिए भी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मनी का प्रयोग किया जाता है। गिविंग अ जनरल फॉर्म टू कैपिटल, ये जो है कैपिटल फॉर्म में भी हमारे पास रहता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये सब बेसिक्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, साख के लिए भी आवश्यक होता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, आपके पास खूब बैंक बैलेंस है तो मन सेटिस्फाई है, आपका उद्देश्य रिजर्व करना नहीं है लेकिन मन खुश है कि हाँ हमारे खाते में क्या बात करते हैं, ठीक है, दबंग हैं। तो चलिए आगे देखिए, अदर फंक्शन में दिख रहा है लिक्विडिटी फंक्शन। लिक्विडिटी माने होता है तरलता, लिक्विडिटी माने होता है क्या, तरलता। सुनिए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कई लोग इकोनॉमिक्स में जब लिक्विडिटी वर्ड पढ़ते हैं बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे यार क्यों कंफ्यूज होते हो, चलो मैं एक बात बताता हूं। मान लो एक तरफ मेरे पास सोना है, 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग। एक व्यक्ति के पास जमीन है, उसका भी वैल्यू है। एक व्यक्ति के पास गोल्ड है, उसका भी वैल्यू है। एक व्यक्ति के पास क्या है, क्या है, क्या क्या है, पैसे हैं सिर्फ, ठीक है, रुपए हैं, ठीक है। तीनों व्यक्ति के पास 3 चीजें हैं और तीनों का मूल्य 1-1 लाख रुपए। एक व्यक्ति के पास जो जमीन है वो 1 लाख रुपए की है, एक व्यक्ति के पास जो सोना है वो भी 1 लाख रुपए का है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए नगद है, ठीक है। अब कह रहा है लिक्विडिटी किसकी ज्यादा है, तरलता किसकी ज्यादा है। मान लो व्यक्ति को प्यास लगा, ठीक है, तो जिसके पास कैश में है वो गया 20 रुपया दिया, पानी लिया, आराम से पी लिया। जिसके पास गोल्ड है, जिसके पास जमीन है, उसको प्यास लगी, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, आप कहो ना, क्या उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास भी है, उसके पास भी धन है लेकिन धन का रूप अलग है। वो व्यक्ति पानी नहीं पी सकता, वो व्यक्ति पानी नहीं पी सकता, वो व्यक्ति उन चीजों से कुछ खा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो धन उनके पास है उसकी लिक्विडिटी नहीं है, वो तरल, उसकी तरलता नहीं है। तरलता के लिए पहले आपको गोल्ड को बेचना पड़ेगा। अब उस गोल्ड की कीमत 1 लाख रुपए है लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्यास लगा है और सामने वाला व्यक्ति आपको 40,000 रुपए दे रहा है, इसके अलावा आपको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए उस गोल्ड को 40,000 रुपए में बेच देंगे या उस जमीन को 40,000 रुपए में बेच देंगे। मतलब तरलता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तरलता बिल्कुल नहीं है। अब कभी जीवन में नहीं भूलोगे ना, देखो मैं देसी भाषा में पढ़ाऊंगा, ठीक है, एकदम टेंशन मत लेना, एक एक शब्द की मीनिंग बताऊंगा आपको, ठीक है, तो यहां ध्यान देना। तो ये लिख रहा है लिक्विडिटी फंक्शन, हाँ मुद्रा में लिक्विडिटी फंक्शन है, जब जहां जो चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है बियरर ऑफ ऑप्शन, ठीक है भाई, बियरर बियरेबल है, बियरर मैंने कहा ना कि जिसके पास है वही मालिक, ठीक है, मेरे पास है तो मैं मालिक, आपके पास है तो आप मालिक, ठीक है। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी की गारंटी भी देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलो कुछ बातें और भी मैं अपनी तरफ से डिस्कस कर ही लेता हूं, उसके अलावा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिख रहा है प्राथमिक कार्य, कह रहा प्राथमिक कार्य वे मार्ग होते हैं जिन्हें मुद्रा ने आर्थिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था में संपन्न किया। भाई कोई भी देश से या कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से उन्नति करना चाहता है। उन्नति मतलब क्या, आप नहीं चाहते हैं कि आप भी खूब कमाओ, खूब बनाओ, समाज में आपका नाम हो, घर परिवार में आपका नाम हो, आप चाहते हो ना ऐसा, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ये मुद्रा आवश्यक है। लिख रहा मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। विनिमय का माध्यम, आज दोस्तों कोई भी चीज दे करके आप किसी से कुछ ले नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको बता दिया हूं, दोबारा यहां दे रहा है कोई मतलब नहीं। मूल्य की इकाई, अभी बताया ना किसी सामान का वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए मूल्य का होना जरूरी है, तो मूल्य को मापा जाता है, उसके लिए मुद्रा आवश्यक है। सहायक कार्य यानी जो सेकेंडरी वर्क था उसमें मैंने बताया आपको कर स्थगित भुगतानों का मानक, ठीक है, मूल्य का संचय, ये सब तो हो गया है, ठीक है, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, ये सब आपको भी समझा दिया हूं। तरलता अभी समझाया हूं, तो यहां फालतू में टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए 2 पॉइंट आपके लिए नया है आकस्मिक कार्यों में, जैसे राष्ट्रीय आय का मापन करना। हमारे देश में दोस्तों राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। कई लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है सर, प्रति व्यक्ति क्या आय क्या होता है। दोस्तों सीधे सीधे मैंने बताया था, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए पूरी विधि होती है, उस विधि से आपको चलना पड़ता है, ठीक है। तो विधि में क्या होती है दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक देश की सीमा के अंदर समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है, उसकी जीडीपी कहलाता है, जिसको सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। ये सकल घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस पर होता है और इसको हमको लाना पड़ता है शुद्ध, मतलब एनएनपी फैक्टर कास्ट पे लाना पड़ता है, तब हमें ज्ञात होता है क्या,
नेशनल इनकम पता चलता है। जब इसी नेशनल इनकम में कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो एक आय आती है, उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो याद रखिए इस नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। करा राष्ट्रीय आय का वितरण, ये जो राष्ट्रीय आय है ना, इसको अगर वितरित करना है मतलब वही प्रति व्यक्ति आय में, तो उसके लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि अगर बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। अगली क्लास में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। मुद्रा का ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने इस चैप्टर को क्यों चुना? इसलिए चुना कि मुद्रा और बैंकिंग की चर्चा मैं इससे पहले कर चुका हूं। पहले जो लोग बैंक वाला चैप्टर नहीं पढ़े हो, पहले बैंकिंग वाला चैप्टर देख लें। बैंकिंग को बहुत डिटेल से कवर किया गया है। अब मैं आपको मुद्रा के बारे में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये मुद्रा वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी मुद्रा में आपको मुद्रास्फीति आएगा, मुद्रा के और भी प्रकार आएंगे, M1 M2 M3। वहां तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आप किसी बच्चे से M1 M2 M3 पूछ लेंगे, सामने वाला घायल होकर गिर जाएगा, और जब मैं आपको बताऊंगा आप हंसते हंसते बताओगे। क्यों? आपका बेसिक ढांचा जो मजबूत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए। मैंने आपसे कहा ना कि अभी डेली आपकी सब्जेक्टिव क्लास रात को 9 बजे चलेगी, तो आप तैयार रहा करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।